आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हम लोग जो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं डेली लाइफ स्टाइल में, हमारे आसपास बहुत तरह के पदार्थ होते हैं। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पदार्थ या मैटर क्या होता है। अब चैप्टर का नाम तो रख दिए कि हमारे आसपास के पदार्थ। भाई पदार्थ होता क्या है? आसपास में पदार्थ है, सब्सटेंस है, मैटर है, वो क्या चीज़ होती है। पहले हम मैटर के डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मैटर की परिभाषा क्या होती है। मैटर का डिफिनेशन क्या है? जो जगह घेरता हो, यानी जिसमें कुछ न कुछ आयतन हो तथा जिसमें द्रव्यमान या वजन भी होता हो, तो वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाइंग करता हो और उसके साथ साथ उसका कुछ न कुछ क्या हो, आयतन हो और उसमें द्रव्यमान यानी कि वजन भी हो, मास भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरता हो, जिसमें कि द्रव्यमान या वजन हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब पदार्थ के बारे में तो जान लिए कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे, जिसमें वजन हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। लेकिन बच्चों अब बात कर लेते हैं कि मैटर के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या भौतिक गुण होते हैं। फिजिकल नेचर या भौतिक गुण तब तक कहलाता है जब तक कि किसी भी चीज़ का अस्तित्व बरकरार है, उसका एग्जिस्टेंस बाकी है, उसका वजूद बाकी है, तब तक अगर हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं क्या? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों के भौतिक गुण। अब बात कर लेते हैं कि पदार्थों के क्या क्या भौतिक गुण या फिजिकल नेचर होते हैं। पदार्थों का पहला भौतिक गुण है कि जितने भी तरह के मैटर इस दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी तरह के पदार्थ, जितने भी तरह की चीज़ें हैं, वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। यानी कि पदार्थ या मैटर या सब्सटेंस या कोई भी चीज़ किससे मिलके बना है? कणों से मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दूसरा है कि ये क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। कण तो है, लेकिन कैसा कण होता है? बहुत बड़ा बड़ा पदार्थ, बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ। अब बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, इसकी क्या क्या खासियत है। इस पार्टिकल्स के गुण के बारे में अगर बात करें तो पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि मूवेबल होते हैं, वो हमेशा गति करते रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? जैसे कि अगरबत्ती को अगर हम यहाँ रखेंगे बिना जलाए, अगरबत्ती में जब तक नहीं जलाएं उसको, तब तक उसकी सुगंध के लिए, उसकी खुशबू हासिल करने के लिए हमें वहाँ से चल के यहाँ आना पड़ेगा, नज़दीक मिला के सूंघना पड़ेगा, तब उसकी खुशबू महसूस होगी। लेकिन उसी में जब हम आग लगा दिए, उसको जला दिए, जब वो अगरबत्ती जल के उससे स्मेल निकलने लगा, उससे धुआं निकलने लगेगा, तो वहाँ पे बैठा हुआ बच्चा भी क्या कर सकता है? उसकी खुशबू को महसूस कर सकता है। इससे क्या पता चला कि पदार्थ के पार्टिकल्स या पदार्थ के कण यहाँ से गति करके कहाँ चले गए? एक जगह से दूसरी जगह फैल गए। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा इसकी गंध एक जगह से दूसरी जगह चली गई। इससे यह साबित होता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, मूवेबल होते हैं। तभी तो यहाँ से गंध कहाँ चल कर चला गया? पीछे तक चला गया, तभी तो उसको महसूस हो रहा है उसका गंध। इससे हम ये क्या साबित कर सकते हैं? जितने भी तरह के पदार्थ हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स या कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, यानी कि वो गतिशील होते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुविक स्थान होता है। अंतराणुविक स्थान मतलब जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो किससे मिलके बना है? कण से मिलके बना है। मान लो एक तरह का पदार्थ है, मिसाल ले लिए पानी का। पानी किससे मिलके बना है? कणों से मिलके बना है। इसमें क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि एक कण ये है, एक कण ये है, इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस या अंतराणुविक स्थान। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली जगह होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या रिक्त स्थान बोलते हैं। एक गिलास पानी लिए, एक चम्मच उसमें चीनी डाले, उसको बढ़िया से अगर मिक्सअप कर दिए, मिला दिए, थोड़ी देर के बाद चीनी दिखता है पानी में? सही से अगर मिल जाएगा तो नहीं दिखेगा। इससे क्या पता चलता है कि पानी के पार्टिकल्स के अंदर या पानी में जो कण थे उसके बीच खाली जगह था। उस खाली जगह में चीनी घुल के क्या हो गया? समा गए, उसमें समावेशित हो गए, उसमें डिजोल्व हो गए। इससे क्या साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है। अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि
पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जितने भी तरह के पदार्थ हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जितने भी तरह के मैटर हैं उसके अंदर जो पार्टिकल या कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर लिया कि पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। दूसरा बात कर लिए कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में एक था पार्टिकल से मिलके बना है, इस पार्टिकल्स के भी गुण को देख लिए। अब बात कर लेते हैं कि पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, यानी कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि कितनी अवस्थाओं में कोई भी पदार्थ इस दुनिया में मौजूद है। पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा है गैसियस स्टेट, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। 3 स्टेट में पदार्थ को बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर पदार्थ के ये 3 स्टेट ही क्यों होते हैं। पदार्थ के ये 3 स्टेट इसीलिए होते हैं क्योंकि पदार्थ के अंदर या मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल के अलग अलग गुण होते हैं। पार्टिकल के अंदर मौजूद पाए जाने वाले अलग अलग गुण, यानी पार्टिकल्स के जितने भी तरह के अलग अलग गुण हैं उसी गुण के वजह से सॉलिड यानी कि स्टेट ऑफ मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। अगर पार्टिकल्स का गुण अलग अलग नहीं होता, मैटर एक ही तरह का होता, लेकिन पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग तरह के गुण मौजूद हैं, इसीलिए कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब पहला क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था तो देख लिए, उसका गुण पढ़ते हैं कि ठोस स्टेट यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं। दुनिया में जितने भी ठोस पदार्थ मौजूद हैं क्या क्या गुण होंगे उसके बारे में देखते हैं। पहला है, जो भी ठोस पदार्थ होगा, ठोस मैटर होगा, उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा, यानी कि डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट शेप एंड साइज का होगा। जैसे ये मार्कर क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड है, इसका आकार क्या है, निश्चित है, आकार इसका हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा क्या है, स्पष्ट सीमा होती है, यानी कि डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसका मतलब हुआ ये अगर मार्कर है तो ये अपनी तरफ यहाँ से यहाँ तक पूरा घेरा हुआ है, इसको दुनिया में कहीं पे भी रखेंगे तो ये इतना ही जगह घेरेगा, इतना ही रहेगा। लेकिन कि पानी अगर उसको जग में रखे तो जग के तरह का बन गया, और अगर बाल्टी में रखे तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा, यानी कि उसका डिफिनिट शेप भी नहीं है और उसका डिफिनिट बाउंड्रीज भी नहीं है। लेकिन जो मैटर ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उसका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज होता है। दूसरा है, आयतन भी निश्चित होता है। और सॉलिड स्टेट में जितने भी तरह के पदार्थ आते हैं उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि सॉलिड के वॉल्यूम भी कांस्टेंट होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन इसमें संपीड़न नगण्य होता है। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना। इसको हम हाथ से आसानी से नहीं दबा सकते हैं। दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक के डिब्बे में पानी भर दिए उसको दबा सकते हैं कि नहीं? दबा सकते हैं। यानी कि जो लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट होते हैं उसमें संपीड़ यानी कि कंप्रेशन उसको कर सकते हैं, उसमें संपीड़ का गुण ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड मैटर होगा, उसमें संपीड़न का गुण क्या होगा, कम होगा या नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा या न के बराबर होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। और जो सॉलिड मैटर होते हैं उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने के कारण, अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होने के कारण हम किसी भी ठोस पदार्थ को सही से दबा नहीं सकते हैं, उसको उतना कंप्रेस नहीं कर सकते जितना कि लिक्विड स्टेट के पदार्थ को कर सकते हैं और गैसेस स्टेट के पदार्थ को कर सकते हैं। तीसरा, अब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब तो ठोस का गुण हो गया, लेकिन रबर भी एक तरह का ठोस है, उसको तो नमार देते हैं ना। अब बात कर लेते हैं कि ठोस का तो गुण ये 3 तरह का हो गया, आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है, कंप्रेशन भी नहीं कर सकते, संपीड़न भी नगण्य है। लेकिन फिर रबर की बात आती है। रबर भी एक तरह का सॉलिड है, फिर भी इसको हम नमार सकते हैं, खींच सकते हैं, उसका आयतन भी निश्चित नहीं रह सकता, नमारेंगे तो पतला हो जाएगा। लेकिन इसका ठोस होने का कारण ये है, ये ठोस इसीलिए है क्योंकि रबर को हम खींच दिए, ठीक है, उसका आयतन आकार और निश्चित हो गया, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे फिर से अपने स्थान पे आ जाएंगे, अपनी जगह को वापस रिटर्न कर लेंगे, इसीलिए ये क्या है, ठोस है। दूसरा एक्सेप्शन या दूसरा अपवाद है शुगर एंड साल्ट। अब शुगर यानी कि चीनी, साल्ट यानी कि नमक, ये भी क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन इसका भी आयतन निश्चित नहीं है। अगर एक गिलास में चीनी को डाले तो गिलास के तरह का हो गया, एक जग में पूरा चीनी भर दिया, जग के तरह का हो गया, है तो सॉलिड लेकिन आकार निश्चित नहीं हुआ।
तो कैसे सॉलिड हो गया? इसका जवाब ये है, ये सॉलिड इसीलिए है क्योंकि चीनी का एक एक पार्टिकल, चीनी का एक एक कण या क्रिस्टल के एक एक कण का आकार तो निश्चित है ना। 1 किलो चीनी कितने कणों से मिलकर बना है? बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल है, छोटा छोटा चीनी है ना, उसी से मिलकर बना है। अब एक जग में डाले तो ठीक है, जग का आकार का सब चीनी मिला के हुआ, लेकिन एक चीनी को अगर लें उसका आकार ज्यों का त्यों है कि नहीं? उसका आकार ज्यों का त्यों है, इसीलिए चीनी या नमक सॉलिड स्टेट में ही आएगा, सॉलिड स्टेट में ही कहलाएगा। तीसरा है स्पंज। स्पंज क्या है? वह भी सॉलिड है, लेकिन बात आती है सॉलिड है, दबाते हैं तो पचक जाता है, यानी कि कंप्रेशन का गुण मौजूद है, संपीड़न का गुण मौजूद है, तो कैसे सॉलिड हो गया? ये सॉलिड इसीलिए हुआ क्योंकि इसको कंप्रेस किए, इसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके ज़रिए हवा क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं फिर से हवा उसके अंदर भरती है, फिर से अपना शेप रिटेन कर लेता है, इसीलिए ये भी क्या है? सॉलिड स्टेट में ही ये भी आएगा, ये भी सॉलिड मैटर है। सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने के बाद देख लेते हैं लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। अब जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसके आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होता है। पानी में बहने की क्षमता होती है कि नहीं? लोहा को यहाँ रख देंगे, लोहा बह के वहाँ चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। यानी कि लिक्विड के जितने भी सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड में क्या होती है? बहने की प्रवृत्ति होती है, फ्लो करने की क्षमता होती है या बहाव की प्रवृत्ति होती है। और तीसरा है द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। विसरण मतलब सीधा सिंपल शब्दों में समझो, एक का पार्टिकल दूसरे के पार्टिकल में समा जाना, एक के पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या हो जाए? मिल जाए, घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी कि अधिक कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाएगा? कम कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें सॉलिड भी घुल सकता है, लिक्विड तो घुलेगा ही, गैस भी घुल सकता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से इंसान सूखे में रहता है, वायुमंडल से सांस लेता है, लेकिन मछली क्या करता है? पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या पता चला? लिक्विड स्टेट ऐसा स्टेट है जिसमें कि सॉलिड भी कुछ ना कुछ डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड भी डिजॉल्व हो सकता है। लिक्विड मतलब पानी में केरोसिन डाल दिए, डिजॉल्व होगा कि नहीं? मिल जाएगा, विसरण हो जाएगा। और उसके साथ साथ गैस भी घुल सकता है। इसका मिसाल क्या है? नदी के अंदर मछली जिंदा कैसे हैं? क्योंकि वो घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इससे क्या पता चला? पानी में गैस भी कुछ ना कुछ घुला हुआ है। यानी कि लिक्विड ऐसा स्टेट है जिसमें कि सॉलिड भी घुल सकता है, लिक्विड भी घुल सकता है और गैस भी घुल सकते हैं। तीसरा है कि द्रव में विसरण अधिक होता है, यानी कि जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं, उसमें विसरण या डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर लिक्विड में विसरण ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल या उसके कण गति करते रहते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं। दूसरा कारण ये है कि उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, उसके कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें विसरण की क्रिया तेज़ी से होती है। इधर पर है ना कि सॉलिड में नगण्य संपीड़य होता है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में जो पदार्थ होगा उसको हम सही से दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अब बात आती है कि आखिर संपीड़य किसे कहते हैं, ठीक है ना। संपीड्यता का डिफिनेशन है, कंप्रेशन का डिफिनेशन है, यह है एक ऐसा गुण जिसके वजह से किसी भी पदार्थ के आयतन को कम किया जा सकता है, स्ट्रेस डाल के, दबाव डाल के, उसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन। हिंदी में बोलते हैं संपीड्यता। अब नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट? सॉलिड पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए, अब नेक्स्ट क्या है? गैसियस स्टेट, यानी कि पदार्थ के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग कभी मेला गए हैं क्या? गुब्बारा देखे हैं क्या? कौन सा गुब्बारा? एक वैसा गुब्बारा छोड़ ऊपर जाते रहेगा, देखो है ना। कौन सा गैस भरा होता है? हीलियम। कौन सा गैस? अच्छा, हीलियम गैस भरे तो क्यों उड़ने लगा? हवा से 10 गुना हल्का होता है। जो गैस हल्का होगा वो क्या होगा? हवा में उड़ेगा। हवा से भी हल्का है तब ना हवा में उड़ेगा। हीलियम दूसरा सबसे हल्का गैस है, उसको इसीलिए भरते हैं क्योंकि हीलियम तो हवा से हल्का है ही, उसके साथ साथ कम खतरनाक है, उससे खतरा कम हो सकता है, इसीलिए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर संपीड्यता यानी कंप्रेशन अगर है तो किसका है? गैस का। यानी कि गैस को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, आराम से दबा के छोटे सिलेंडर में पैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एलपीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीएनजी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। कौन सा गैस होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब गैस मान लो ऐसे बहुत सारा ऐसे, लेकिन उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, दबाने के बाद बहुत बड़े एरिया को हम छोटे एरिया में पैक करके सिलेंडर में डाल सकते हैं, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं
और यत्र तत्र इधर उधर गति करते रहते हैं। उसको जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसके पार्टिकल या उसके कण को एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं। जब नज़दीक लाएंगे उसका आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो बड़े आयतन के गैस को हम छोटे सिलेंडर में भी पैक कर सकते हैं। इसीलिए जो हम लोग एलपीजी इस्तेमाल करते हैं किस में होता है, सिलेंडर में होता है। तो उसको कैसे सिलेंडर में पैक करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। उसके कंप्रेशन के ज़रिए, संपीडितता के ज़रिए हम बड़े आयतन के गैस को छोटे आयतन में करके सिलेंडर में पैक करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर। हॉस्पिटल में यूज़ होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। इसका मतलब गैस की संपीडितता सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि गैस को हम सबसे ज़्यादा मात्रा में दबा के एक छोटे से सिलेंडर में भी पैक कर सकते हैं। क्यों पैक कर सकते हैं? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल या कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और इधर उधर गति करते रहते हैं। आधा आयतन के गैस को कंप्रेस करके संपीडितता के ज़रिए कम आयतन बना के उसको कहाँ डाल सकते हैं, सिलेंडर में भर सकते हैं। उसके बाद गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। सबसे ज़्यादा अगर पार्टिकल या कण की गति होती है तो वो गैसियस स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट में होती है। अनियमित मतलब अब मान लो एक गैस का पार्टिकल यहाँ है, सीधे नहीं जाएगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। अनियमित मतलब इरेगुलर तौर पर कभी इधर उधर ऊपर नीचे भागेगा। तीव्र मतलब तेज़ होती है। गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसकी गति कैसी होती है? अनियमित यानी इरेगुलर तौर पर, और तीव्र यानी कि तेज़ी से गति करते रहते हैं। गैस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से गति करते हैं। बहुत तेज़ी से गति क्यों करते हैं? क्योंकि अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, यानी कि गैस के पार्टिकल के बीच खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है। खाली जगह ज़्यादा होता है, इसीलिए गैस के कण इधर उधर गति करते रहते हैं। इसीलिए उसके विस्तरण की क्रिया यानी कि गैस में डिफ्यूज़न का प्रोसेस क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है।